दोस्तों, जिस हॉस्पिटल में पति डॉक्टर था, उसी हॉस्पिटल में उसकी तलाकशुदा पत्नी अपनी डिलीवरी कराने के लिए भर्ती हुई थी। और उधर जब हॉस्पिटल में पहुंचती है तो वह बुरी तरह से चिल्लाती है, पैरों को पटकती है। तब डॉक्टर दौड़ करके आता है और सारी नर्स स्टाफ वहां एकत्र हो जाता है। और जब उसकी हालत को जब उन्हीं में से एक डॉक्टर देखते हैं तो एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि वह तो उसकी तलाकशुदा पत्नी रहती है। आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ रहता है जिसकी वजह से दोनों अलग हो जाते हैं? आखिर क्या है इन दोनों पति पत्नी के बीच की कहानी? दोस्तों, ये कहानी पूरा जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एक राम सिंह नाम के व्यक्ति, जो सरकारी विभाग में कर्मचारी थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम श्रेया है। पढ़ाई के लिए एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन दिलवा दिया था। वो पढ़ने के लिए जाया करती थी, क्योंकि राम सिंह की इकलौती लड़की थी और ना कोई लड़का था और ना कोई लड़की थी। इस वजह से वह अपनी लड़की श्रेया से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा दुलार करते थे। दोस्तों, जिनका एक ही औलाद होता है तो वह बहुत ज्यादा लाड प्यार उस पर लुटाते हैं। अगर वह बच्चा गलत भी चलने लगे तब भी माँ बाप प्यार के खातिर उस बच्चे को ज्यादा नहीं डांटते। बस यही कारण है कि जिसकी एक संतान होती है वह अक्सर इंसान बिगड़ जाया करता है। इधर श्रेया जब ग्रेजुएट करने लगती है, इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएट करने लगती है, तब उसकी शौक और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पिता के पास बहुत सारी दौलत थी। और वह दौलत आखिर जाती तो जाती कहाँ, सारी दौलत उसी श्रेया के लिए थी, इसलिए वह उसे खूब खर्च किया करती थी। अच्छी गाड़ी में घूमना उसका शौक था, अच्छे दोस्तों के साथ रहना उसका शौक था, ऊंचे ऊंचे महंगे रेस्टोरेंट होटलों में खाना खाने का शौक था, अच्छी मोबाइल लाने का शौक था। यहाँ तक कि उसका जो जीवन था वह अपने आप को मॉडल टॉप में जीना पसंद करती थी। उसके पिता जो राम सिंह थे, वह अपनी लड़की से कभी कुछ नहीं कहते थे। जब लड़की ग्रेजुएट करती है तब उनके दिमाग में एक बात आती है कि हमारी लड़की अब जवान हो गई है, क्यों ना हम अपनी लड़की की शादी कर दें। ये विचार करके वह अपनी लड़की श्रेया से कहते हैं कि बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। श्रेया कहती है कि नहीं पिताजी, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं तो आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। प्रेम सिंह कहते हैं कि बेटी, पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई आपने करते रहना, लेकिन जिस लड़के से मैं तुम्हारी शादी करूंगा उससे यह बात पहले कह दूंगा कि हमारी लड़की को घर पर मत रखना, इसकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करवाना, अच्छी तरह से इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए। लड़की जब माँ बाप की बात सुनती है तो शादी के लिए राजी तो हो जाती है। और फिर श्रेया के जो पिता राम सिंह होते हैं, वह पड़ोस में एक कुलदीप होता है, वहां जाते हैं और एक पंकज नाम के लड़के के लिए श्रेया का रिश्ता तय कर देते हैं। पंकज के जो पिता होते हैं, जिनका नाम राम सिंह होता है, वह खेती किसानी का काम किया करते थे। वह कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे, इसलिए वह अपनी जिंदगी मिडिल क्लास नॉर्मल काट रहे थे। कोई ज्यादा ऊंचा शौक नहीं था उनका। उनके बेटे का, उनका लड़का जो था, वह डॉक्टरी का कोर्स कर रहा था। अब इधर जब शादी का दिन तय हो जाती है और शादी होने के बाद श्रेया पंकज के घर जब पहुंचती है दोस्तों, तब उसका वही पुराना शौक कि अच्छे होटलों में जाना, अच्छे रेस्टोरेंट पर खाना खाना और ऊंची गाड़ियों से घूमना, अच्छे फोन चलाना, मॉडल टॉप में रहना, शॉर्ट कपड़े पहनना। यह बात पंकज को और पंकज के माता पिता को बहुत बुरी लगती है और वह कहते हैं कि देखो, तुम इस घर में बहू हो, बेटी नहीं हो। बेटी होती है तब भी वह माँ बाप की इज्जत का ख्याल करती है, पर पर्दा करती है, लेकिन तुम बहू होकर के इतने छोटे कपड़े पहनती हो और ऊंचे ऊंचे शौक रखती हो। अरे, हम इतने ऊंचे शौक कहाँ तुम्हें करवा पाएंगे? हम खेती किसानी करने वाले व्यक्ति हैं, और दूसरी बात, हमारा लड़का पढ़ाई करता है, हमें वहां भी पैसा खर्च करना होता है, इसलिए मिडिल क्लास में बन करके रहो, ज्यादा ऊंची शौक मत करो। ये बात श्रेया को बहुत बुरी लगती है और श्रेया कहती है कि मैं इस तरह से तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। मुझे अगर तुम्हें अपने घर में रखना है तो मेरी हर इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी, हर ख्वाहिश तुम्हें पूरी करनी होगी। इस बारे में पंकज के पिताजी अपने संधि से यानी राम सिंह से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लड़की तो यहाँ पर किसी की बात नहीं मानती, वह अपनी बात चलाती है, यहाँ शॉर्ट कपड़े पहनती है, ऊंची ऊंची शौक रखती है।
तब वह भी उधर से कह देते कि देखो, हमारी लड़की यहाँ इकलौती है और बड़े ही लाड प्यार से पली है। हमारी लड़की को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बड़ी नाजों से अपनी लड़की को पाला है और उसकी जो भी शौक हैं, जो भी डिमांड है, वह तुम पूरी करो, इसीलिए मैंने उसका विवाह किया है। ये बात जब प्रेम सिंह सुनते हैं तो वह भी परेशान हो जाते हैं कि इसका मतलब ये है कि इसके माँ बाप ने ही इसको सर पर चढ़ा करके रखा है, इस वजह से यह किसी की बात नहीं मान रही है। दोस्तों, धीरे धीरे इसी प्रकार से कलह होते होते लगभग 6 महीने शादी को बीत जाते हैं और 6 महीने बीतने के बाद में इधर तो पंकज पढ़ने के लिए चला जाता है और वह रात दिन बड़ी कड़ी मेहनत करता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाऊं, क्योंकि उसका जो सपना था वह डॉक्टर बनने का था। देखने में खूबसूरत था, लेकिन पढ़ाई में भी बहुत होशियार था। पंकज के घर इधर श्रेया अपने ससुराल में रहते रहते उसे 6 महीने बीत तो जाते हैं, लेकिन हमेशा उनके बीच में यही तू में चलती रहती थी कि तुम ऐसा मत पहनो, कि ऐसा मत खाओ, ऐसी जगह मत जाओ, इतने फोनो, हर समय तुम बात करती रहती हो। यह बात पंकज के माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वह इन्हीं बातों को हमेशा टोकते रहते थे। श्रेया हमेशा इसी बात को अपने ससुराल वालों से झगड़ा करती रहती थी कि हमारी शौक पूरी कराओ, हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाओ, लेकिन पंकज ना तो उसे कहीं घुमाने ले जाता था, ना उसकी कोई शौक पूरी कराता था। वह कहता था कि जैसे माँ बाप रख रहे हैं और जैसे हम सब रह रहे हैं, इसी प्रकार से तुम्हें हमारे घर में रहना पड़ेगा। श्रेया इस चीज को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करती कि हम आपकी तरह मिलकर के रहेंगे। वो तो ऊंचे ऊंचे शौक अपना पूरा करवाना चाहती थी। अब उन दोनों के बीच में तू में हमेशा इसी बात को लेकर के होती रहती है। लेकिन जब 6 महीने बीत जाते हैं तब श्रेया प्रेग्नेंट हो जाती है और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तब वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, क्योंकि यहाँ जो रहन सहन है वह हमारे लायक नहीं है। तुमने कहा हमारा रिश्ता इन भूख नंगोले में की है ना, हमारी कोई इच्छा पूरी करते हैं। तब श्रेया के पिताजी राम सिंह आते हैं और अपनी लड़की को अपने घर बुला करके ले जाते हैं और कहते हैं कि बेटी, तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन के बाद में उनकी जब आदत हो जाएगी तो वह तुम्हें समझने लगेंगे और फिर से तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से कटने लगेगा। इस प्रकार से जब वह अपने मायके में रहने लगती है तब क्योंकि उसका जो शौक था और जो उसकी आदतें थीं, वह उन आदतों को भूली नहीं थी। इसी वजह से वह लड़कों के साथ बार बार घूमने के लिए जाया करती थी। वह यह भूल गई थी कि मैं एक शादीशुदा हूँ। लड़कों के साथ होटलों में जाती थी, रात को बिताती थी और ऊंची ऊंची रेस्टोरेंट में खाना खाती थी, गाड़ियों से घूमती थी। हर समय उसका घूमना ही शौक बन गया था। लड़कों के साथ में रहना, छोटे कपड़े पहनना, मॉडल न्यू लाइट में रहना ही उसका जीवन था। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और इधर जो पंकज होता है वह अपने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करता है। रात दिन वह मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में वह पास हो जाता है और इधर श्रेया ने तलाक के लिए कागज कोर्ट में डाल दिए थे और उन दोनों के बीच में तलाक हो जाता है। अब पंकज सोचता है कि चलो, श्रेया तो हमसे दूर हो गई, उसने तलाक ले लिया, क्यों ना हम अब जी जान से पढ़ाई करें। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। वह हर समय हमें क्लेश करती रहती थी, टेंशन दिलाती रहती थी। अब मैं जी जान से पढ़ाई करूंगा। पंकज देखने में तो अच्छा था, लेकिन उसने जब जी जान से मेहनत से रात दिन एक करके जब पढ़ाई की तो वह अपनी डॉक्टरी का कोर्स पास कर लेता है और फिर एक सरकारी डॉक्टर बन जाता है। बड़ा डॉक्टर और डॉक्टर बनने के बाद में वह उत्तराखंड में एक अच्छे हॉस्पिटल में नियुक्त हो जाता है। इधर श्रेया अपने मायके में रह कर के अय्याशी कर रही थी। वह यह बात भी भूल गई थी कि मैं पंकज की बच्चे की मां बनने वाली हूँ। अब तो वह रात दिन अपने यार दोस्तों के साथ घूमना, जब उसके डिलीवरी का समय जब नजदीक आता है तब उसके यार दोस्त जो होते हैं वह देखते हैं कि अरे श्रेया, तुम तो प्रेग्नेंट हो, अब तुम्हारे साथ हमें रहना अच्छा नहीं लगता। और उसके जितने भी यार दोस्त थे वह सब धीरे धीरे करके उसका साथ छोड़ जाते हैं और वह अकेली पड़ जाती है और फिर अपने पिताजी के घर रहने लगती है। जब 9वां महीना लगता है तब उसके पेट में दर्द उठता है। तब उसके पिता जो होते हैं तुरंत एम्बुलेंस बुला करके तत्काल उसी हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। और इधर से वह दर्द की वजह से चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी।
तभी सारा स्टाफ एकत्र हो जाता है और बड़े डॉक्टर को जब बुलाया जाता है, जो पंकज था, जब वह पंकज आकर के देखता है कि एक पेशेंट बहुत गंभीर हालत में आया हुआ है और बुरी तरह से चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, बेचैन है, तब पंकज दौड़ करके आता है और देखता है कि उसी की पत्नी, जिसका नाम श्रेया था, वह बुरी तरह से चिल्ला रही है और सारा स्टाफ, नर्स वहां पर एकत्र है। तब उसे डिलीवरी बोर्ड में ले जाया जाता है डिलीवरी के लिए। तब जो लेडीज डॉक्टर होती हैं, वह कहती हैं कि डॉक्टर साहब, इस महिला के लिए खून की आवश्यकता है, इसे ब्लड चढ़ाया जाएगा, तभी इसकी डिलीवरी होगी। यह सुनकर के पंकज चौंक जाता है और पंकज के जो ससुर होते हैं, राम सिंह, श्रेया के पिताजी, वह भी चौंक जाते हैं कि अब ब्लड कहाँ से मिले। ब्लड बैंक पर जब जाते हैं तो उसके ग्रुप का कोई ब्लड वहां पर मौजूद नहीं था। अब वह बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे में इसे ब्लड नहीं मिला तो इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, राम सिंह जो है घबरा जाता है क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी। अब इधर पंकज उस डॉक्टर से संपर्क करते हैं, कहता है कि मैडम, इसके ब्लड के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड निकाल करके इसे चढ़ा दो। महिला डॉक्टर जो डिलीवरी बर्ड में होती हैं, वह कहती हैं कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है और आप ब्लड देना चाहते हैं तो। दोस्तों, उसी समय तत्काल पंकज अपना एक बोतल ब्लड निकलवा आता है और उसे श्रेया को चढ़ा देता है। फिर उसकी अच्छी तरह से ट्रीटमेंट होता है और फिर डिलीवरी हो जाती है और फिर उसका एक लड़का पैदा हो जाता है। जब लड़का पैदा हो जाता है, पंकज तो वहां से ब्लड देने के बाद अपनी केबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। शाम को छुट्टी होती है और वह अपने घर चला जाता है। इधर जब श्रेया को होश आता है, तब वह देखती है कि उसको एक लड़का पैदा हुआ है और वह बहुत सुंदर है, बिल्कुल पंकज की तरह देखने में है। तब जो महिला डॉक्टर होती हैं, श्रेया उसको बधाई देती हैं कि धन्यवाद मैडम, बड़ा एहसान है आपका जो आपने हमें बचा लिया और हमारे बच्चे को सुरक्षित दुनिया में लाया। दोस्तों, तब वह महिला डॉक्टर कहती हैं कि धन्यवाद हमारा मत कहिए, धन्यवाद तो उन डॉक्टर का कहिए जिन्होंने जब कहीं आपको ब्लड चढ़ाने को नहीं मिला तो उन्होंने एक बोतल आपको ब्लड देकर के आपकी जान बचाई है। अगर ब्लड टाइम पर नहीं मिलता तो आपकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, फिर वह श्रेया कहती है कि वह कौन डॉक्टर है, मुझे मिलवा दीजिए। तब पंकज को बुलाया जाता है और पंकज को देख करके श्रेया की नजर जब पंकज पर पड़ती है, क्योंकि वह उस हॉस्पिटल के जेंट्स बड़े डॉक्टर थे, तब श्रेया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एकदम से चौंक जाती है। तन पर पसीना आ जाता है और बड़ी शर्मिंदा होती है। कहती है कि यह तो मेरे तलाकशुदा पति है, इन्होंने मेरी जान बचाई और मैं इनके साथ कैसा व्यवहार करती रही। मैंने कभी इनको अपनी नजर में कुछ नहीं समझा, हमेशा मैं इनको गरीब, भूखा, नंगा कहती रही और मैंने कभी भी इनकी कदर नहीं की और आज इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। यह कह करके वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और हाथ जोड़ने लगती है, पैर पकड़ने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तब पंकज कहता है कि देखो, पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जैसे संस्कार मिले थे उन्हीं संस्कारों के अनुसार तुम चली थी, तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। संस्कार बच्चे के अंदर माँ बाप के दिए होते हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें उत्तम संस्कार देते तो तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। कोई बात नहीं, तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका है और तुम भी स्वस्थ हो, बिल्कुल तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ दिन तुम्हारा ट्रीटमेंट चलेगा, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगी। दोस्तों, ये बात सुनकर के वह फिर से रोने लगती है श्रेया और कहती है कि अब मैं इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने घर लेकर के चलिए। पंकज कहता है कि मैं भूखा नंगा व्यक्ति तुम्हें अपने घर ले जाकर के तुम्हारी शौकी कहाँ पूरी करवा पाऊंगा, और रही बात तुम्हारे रहने की, तो मैं तुम्हें ऐसे मॉडल में नहीं रख पाऊंगा, शर्ट कपड़े नहीं पहना पाऊंगा और ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट होटलों में खाना नहीं खिलवा पाऊंगा, इसीलिए तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। अब तो वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और उस श्रेया के पिताजी राम सिंह भी आते हैं, वह भी हाथ जोड़ने लगते हैं, कहते हैं कि बेटा, हमसे भी गलती हो गई, हमारी बेटी से भी गलती हो गई, अब यह बच्चा है, इस बच्चे के खातिर ही तुम मेरी बेटी को अपना लो, ये तो तुम्हारा ही है। पंकज जब ये बात सुनता है तो वह राजी हो जाता है और पंकज के पिताजी, माता जो भी होती हैं, वह सब कहती हैं कि बेटा, अब इसे माफ कर दो, अब तो तुम्हारा बेटा है
तुम इसकी परिवश करो, अच्छी तरह से इसे संस्कार दो। तब पंकज मान जाता है और फिर वहां से छुट्टी करा करके अपने घर ले जाता है और पुनः भगवान को साक्षी मान करके वह अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुना करके किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद नहीं है। इस कहानी से केवल यह सीख मिलती है कि जो महिलाएं पैसे के घमंड में आकर के अपने पति को कुछ नहीं समझती और हमेशा नई शौक पूरा करवाने के लिए अपने पति को जलील करती हैं, बेइज्जत करती हैं और उन्हें परेशान करती हैं, उन महिलाओं के लिए कहानी बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि पति की जितनी आय होती है, पत्नियों को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए और अपने पति से उतनी ही डिमांड करनी चाहिए। कभी भी अपने पति को ठुकराना नहीं चाहिए। कहते हैं कि समाज में मौज मस्ती करने वाले, टाइम पास करने वाले तो लाखों मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी में बुरी परिस्थिति में, बुरे समय में साथ देने वाला तो केवल पति ही होता है, जो मरते दम तक साथ देता है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बिताने के लिए दोनों लोग पति पत्नी साथ में रहे और आनंद से अपने जीवन को काटे। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें और नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रात के करीब 12 बजे मुझे नींद से जागकर वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। मैं चुपचाप उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी बेड पर सोई हुई थी, लेकिन उनकी पीठ मेरी तरफ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी जिससे मुझे भाभी की सिल्क की नाइटी की चमक दिखाई दे रही थी। मैंने धीरे से अपने कदम बढ़ाए और देखा कि भाभी गहरी नींद में थी। उनका चेहरा शांति से भरा हुआ था और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा सोया हुआ भूत जाग गया था, फिर वहीं पर भाभी को। मेरा नाम रोहित है। मैं अंबाला शहर का रहने वाला हूँ। मेरा लंबाई 8 इंच लंबा और 3 इंच मोटा है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं अपना इंटरव्यू देने के लिए मुंबई से गुजरात जा रहा था। ट्रेन में बैठा तो मेरे सामने वाली सीट पर एक भाभी बैठी थी। वह बेहद सुंदर और आकर्षक लग रही थी। उनका चेहरा एक अलग ही चमक लिए हुए था और उनके लंबे बाल उन्हें और भी खूबसूरत बना रहे थे। उनका भरा हुआ बदन, गोल गोल संतरे और मस्त गठीला शरीर, भाभी को देखकर मुझे बेहद सुकून और मजा आ रहा था और आत्मविश्वास ने मेरी नजरें उनकी ओर खींच लीं। ट्रेन चलते चलते मैंने सोचा, क्या मैं उनसे बात करूं? फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उनसे बातचीत शुरू की। भाभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बताया कि मैं गुजरात जा रहा हूँ, जहाँ मेरा एक इंटरव्यू है। ये सुनकर वह बोली, अच्छा, मैं भी गुजरात की रहने वाली हूँ। मुंबई अपने पति से मिलने आई थी। फिर मैंने उनका नाम पूछा तो भाभी ने अपना नाम ज्योति बताया। मैंने कहा, अच्छा, आप गुजरात में किस जगह पर रहती हो? उसने कहा कि मैं भी कलोल में रहती हूँ। हमें एक दूसरे से बातें करते करते अच्छा लगने लगा। भाभी की बातें सुनकर मुझे उनका व्यक्तित्व और भी पसंद आने लगा। ट्रेन में सफर करते हुए हमने अपने अपने जीवन के बारे में और भी कई बातें साझा की। मैंने बताया कि मेरा इंटरव्यू एक ऑटोमोबाइल कंपनी में है और भाभी ने मुझे प्रोत्साहित किया। भाभी के साथ ऐसे ही इधर उधर की बातें चलती रहीं। मैं पूरे रास्ते उनको ही देखता रहा। वह बहुत ही मस्त माल लग रही थी। शायद भाभी ने भी नोट कर लिया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। रात के करीब 11 बज चुके थे जब ट्रेन कलोल स्टेशन पर रुकी। मैं और ज्योति भाभी दोनों ही ट्रेन से बाहर निकले। भाभी का बैग बहुत भारी था तो मैंने उनकी मदद के लिए कहा, भाभी लाओ, मैं आपका बैग उठा देता हूँ। उन्होंने मुझे बड़े विनम्रता से धन्यवाद कहा और हम दोनों स्टेशन से बाहर आ गए। कलोल में रात गहराने लगी थी और आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। स्टेशन के बाहर पहुंचकर भाभी ने मुझसे पूछा, अब रात को कहाँ ठहरने का सोचा है? मैंने सोचा कि शायद होटल ढूंढना पड़ेगा, लेकिन भाभी ने कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हमारे घर आ सकते हो। घर पास में ही है और तुमने मेरी मदद भी की है। मुझे भी रात में बैग उठाने में मुश्किल हो रही है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर हामी भर दी। रात काफी हो चुकी थी और मुझे भी होटल ढूंढने की जगह भाभी के घर जाना ज्यादा सही लगा। हम दोनों रेलवे पटरी पार करके भाभी के घर की तरफ बढ़े। चलते चलते मैंने भाभी से पूछा, आपका घर कितना दूर है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ी दूर, और तुम देखना,
मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा है। उनकी बात सुनकर मुझे राहत मिली और मैंने सोचा कि यह शायद एक नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है। जब हम उनके घर पहुंचे तो भाभी ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। अंदर पहुंचकर मैंने कहा, थैंक यू भाभी। भाभी ने कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, तुमने मेरी बहुत मदद की है। घर के अंदर एक हल्की सी रोशनी थी और दीवारों पर लगे चित्रों ने घर को एक खास माहौल दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, रोहित तुम्हें भूख लगी है, क्या खाना पसंद करोगे? मुझे भी थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने कहा, भाभी चावल बना लो, जल्दी बन जाएंगे। भाभी हंसी और बोली, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, तुम भी सामने वाले कमरे में जाकर कपड़े बदल लो और थोड़ा आराम कर लो। मैं उस कमरे में चला गया जहां उन्होंने इशारा किया था। वहां जाकर मैंने अपने कपड़े बदले और हाथ मुंह धोकर तैयार हो गया। मैंने एक आरामदायक लोवर और टी शर्ट पहन ली थी। थोड़ी देर बाद भाभी अपने कमरे से बाहर आई। उन्होंने काले रंग की सिल्क की नाइटी पहनी हुई थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उनके कपड़े सादे थे पर उन पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने उन्हें देखा और वे मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, ठीक नहीं लग रही हूं क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, अरे भाभी, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी इस बात पर वे भी मुस्कुरा दी और फिर रसोई में खाना बनाने चली गई। मैं वहीं बैठा बैठा अपने फोन में कुछ देखने लगा और भाभी ने रसोई में चावल और सब्जी की तैयार शुरू कर दी। कुछ ही देर में रसोई से पक रहे खाने की खुशबू आनी शुरू हो गई और मेरे पेट में हल्की सी भूख और तेज हो गई। भाभी ने मुझसे कहा, खाना बस बन गया है, तुम मेज पर बैठ जाओ। मैं मेज पर बैठ गया और उन्होंने मेरे सामने चावल और सब्जी परोसी। अब वह खाना खाने लगी। खाना खाते हुए हम बातें कर रहे थे। भाभी ने पूछा, खाना कैसा है? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। फिर भाभी ने पूछा, और घर कैसा लगा? मैंने कहा, कहाँ, घर भी अच्छा है। फिर भाभी ने धीरे से पूछा, और घरवाली कैसी लगी? मैं थोड़ा चौंका और मैंने बोला, वो भी बहुत अच्छी है। इस पर वह थैंक यू बोलकर खाना खाने लगी। हम दोनों ही मुस्कुरा रहे थे और एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। फिर भाभी ने मेरे बारे में पूछा, इंटरव्यू का टाइम क्या है? तो मैंने बोला, कल 10 बजे हैं। भाभी ने कहा, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी, तुम खाकर ही जाना। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया। खाना सादा था लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें की। उन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि उनके पति मुंबई में काम करते हैं और वह कलोल में अकेली रहती हैं। उनके हंसमुख स्वभाव ने मेरे दिल में उनके प्रति और भी इज्जत बढ़ा दी। रात गहरी हो चुकी थी और हम दोनों ने खाना खाकर बर्तन साफ किए। फिर भाभी ने कहा, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, सुबह जल्दी उठना है ना? फिर मैंने पूछा, आप परफ्यूम कौन सा यूज करती हो? आपके रूम से बहुत अच्छी महक आ रही है। इस पर वह हंसकर बोली, सब लेडीज परफ्यूम है, तुम्हारे मतलब के नहीं है। रात के अंधेरे में जब सब कुछ चुप था, मैं भाभी के कमरे में लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम और कुछ भी बताओगे? मैंने हंसकर कहा, क्या पूछना चाहती है? भाभी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी जॉब यहां लग गई तो फिर तुम कहां रहोगे? मैंने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, कमरा लेना पड़ेगा रेंट पर। वे थोड़ी चुप हो गई, फिर बोली, क्या तुम मेरे घर पर रह सकते हो? मैंने थोड़ा संकोच में कहा, भाभी, आपके घर पर कब तक रहूंगा? भाभी ने हंसते हुए कहा, जब तक तुम रहना चाहो। मैंने फिर कहा, नहीं भाभी, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। वे समझ गई और बोली, ठीक है, किराए पर रह लेना। जो किराया तुम बाजार में दोगे वह मुझे दे दिया करो, तुम्हारे सहारे से मेरा भी मन लग जाएगा। मैंने इस प्रस्ताव पर विचार किया। ये वाकई में एक अच्छा विचार था। मैंने कहा, ठीक है, पहले नौकरी तो लगने दो, तभी तो पता चलेगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी जॉब पक्की है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको कैसे पता? वे बोली, बस मुझे पता है। मैंने कहा, देखते हैं। भाभी ने फिर से पूछा, अगर नौकरी लग गई तो तुम मेरे घर पर ही रहोगे ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस बात से हमारे बीच एक अच्छी समझ बन गई थी। फिर थोड़ी देर बातें करने के बाद मैंने कहा, भाभी, अब हमें सो जाना चाहिए, सुबह मुझे भी जाना है। भाभी बोली, अरे हाँ, मुझे भी जॉब पर जाना है, वे भी किसी कंपनी में काम करती थी। मैंने पूछा, मैं यहाँ कहाँ सो जाऊं? भाभी ने कहा, तुम मेरे पास सो जाओ, हम दोनों साथ में सो जाएंगे। मैंने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और कहा,
नहीं, मुझे दूसरे कमरे में सोना है। भाभी ने फिर कहा, दूसरे कमरे में सफाई नहीं है, तुम यहीं पर मेरे कमरे में ही सो जाओ। अंततः मैंने उनकी बात मान ली। मैंने उनसे बिस्तर मांगा और नीचे डालकर सो गया। भाभी ने कहा, यह मेरे बेड पर मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने मना कर दिया, लेकिन भाभी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे मुझे कंधा देकर बेड पर लेट गई और मैंने नीचे लेटने का फैसला किया। धीरे धीरे कमरे का माहौल शांत हो गया। रात के सुकून भरे माहौल में मुझे लगा कि यह अनजानी मुलाकात हमारे लिए नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। अब रात के करीब 12 बजे मैं उठा और वॉशरूम चला गया। जब वापस आया तो देखा भाभी मेरी तरफ पीठ करके लेटी हुई थी और उनकी नाइटी ऊपर तक उठी हुई थी। उनका सारा सामान साफ दिख रहा था। यह देखकर मेरी हालत खराब हो गई है। मेरा सोया हुआ नींद जाग गया था, लेकिन मैं कंट्रोल करके सो गया। सुबह भाभी ने 7 बजे उठा दिया और बोली, उठो और अभी चाय पी लो। मैंने मना करते हुए कहा, भाभी मैं चाय नहीं पीता। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, थोड़ी सी पी लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई है। मैंने भाभी की तरफ देखा तो उनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी और बात करने का तरीका भी बदल चुका था। अब हर बात डबल मीनिंग में कर रही थी, लेकिन मैं अनजान बने हुए सब कुछ इग्नोर कर रहा था। फिर मैं तैयार होकर जाने लगा तो भाभी बोली, इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलकर जाना। और जॉब का क्या हुआ? मुझे बताकर जाना कि इंटरव्यू में तुम्हारा जॉब का क्या हुआ। मैं ओके बोलते हुए निकल गया। मैं एक ऑटो पकड़कर इंटरव्यू देने पहुंच गया। जब मैं दिन में 3 बजे वापस आया तो भाभी का घर लॉक था। मेरे कपड़े अभी भी अंदर ही थे और मैं भाभी का फोन नंबर लेना भी भूल गया था। मैंने भाभी के आने का वेट किया। शाम को 5 बजे भाभी आई। वह जीन्स टॉप में मस्त पटाखा माल लग रही थी। आते ही भाभी बोली, ओह सॉरी यार, मैं तुम्हें तो भूल ही गई थी कि तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे। उन्होंने जल्दी से गेट खोला और अंदर आने को बोलने लगी। फिर भाभी बोली, तुम थोड़ा रुको, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ। आज भाभी लोवर और एक ढीली सी टी शर्ट पहनकर बाहर आई। भाभी बोली, हाँ अब बताओ क्या हुआ? मैंने कहा कि मुझको घर जाना है। इस पर भाभी थोड़ा उदास हो गई और बोली, क्या हुआ? इंटरव्यू सही नहीं हुआ? क्या जॉब नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको मना कैसे कर सकते हैं? वह लोग ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे उनको इस बात का बहुत दुख हुआ हो। मैंने भाभी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जॉब लग गई है और मुझको 3 दिन बाद ज्वाइन करना है। इस पर भाभी खुश होकर पूछने लगी कि फिर घर क्यों जा रहे हो? उनके पूछने से साफ पता चल रहा था कि जैसे भाभी को मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं, मैं अपने घर वालों से मिलकर आऊंगा और अपने कपड़े भी ले आऊंगा और कुछ जरूरी सामान भी लाना है। इस पर भाभी ने एक आशा भरी निगाहों से पूछा, वापस तो आओगे ना? उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि जैसे मेरे बिना भाभी का मन ही नहीं लग रहा हो। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं जरूर आऊंगा। फिर भाभी थोड़ा खुश हो गई और बोली, जाओगे कब? ट्रेन कब की है? मैंने बोला कि कल मॉर्निंग की है, नाइट की ट्रेन में कोई सीट नहीं है। इस पर भाभी बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, ओके तो फिर आज तुम्हारे लिए रूम की सफाई करते हैं और शाम को पार्टी करते हैं। मैंने बोला, पार्टी किस लिए? भाभी बोली, अरे तुम्हारी जॉब लग गई है इसलिए पार्टी करते हैं, चलो पार्टी दो। मैंने उनसे कहा, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इस पर भाभी बोली, कोई बात नहीं, पार्टी मैं दे दूंगी, जब तुम्हारी सैलरी आ जाए तो वापस कर देना। फिर हम दोनों ने खाना खाया और रूम की सफाई करने में लग गए। सफाई करते करते देर हो गई थी। भाभी ने पूछा, खाना घर पर खाओगे या बाहर? मैंने कहा, घर पर ही खाएंगे। फिर भाभी ने पूछा, और पीना कहाँ है? इस पर मैं थोड़ा चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? भाभी बोली, ड्रिंक नहीं करते हो क्या? मैंने बोला, करता हूं, मगर इससे पहले मैं कुछ और बोलता। तब तक भाभी बोली, बस तो फाइनल हो गया, तुम बाहर से बोतल ले आना, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। उन्होंने मुझको 500 दिए और बोली, एक रेड लेवल की बोतल और कुछ फ्रूट्स और कुछ ड्राई फ्रूट्स ले आना, और हाँ एक सिगरेट का पैकेट भी ले आना। मैं उनसे पैसे लेकर दुकान पर बोतल लेने पहुंचा तो देखा 970 की एक बोतल मिल रही थी। सच में मैं तो कभी ब्लेंडर पैर प्राइड के ऊपर ही नहीं गया था। खैर मैंने एक बोतल ले ली है और कुछ फ्रूट और ड्राई फ्रूट लेकर घर आ गया। तब तक भाभी ने खाना तैयार कर दिया था। आलू गोभी की सब्जी और पूरी बन चुकी थी। भाभी ने मुझे आया देखकर कहा, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो,
ये कपड़े गंदे हो गए हैं, जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं भी नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ। फिर मैंने कहा, मगर मेरे पास तो दूसरे कपड़े नहीं हैं। भाभी ने मुझे एक लोवर और एक टी शर्ट लाकर दी और बोली, ये पहन लो। मैं भी उनके दिए कपड़ों को लेकर अपने रूम में आ गया और नहाकर कपड़े पहन लिए। जब मैं भाभी के रूम में पहुंचा तो भाभी अभी भी नहा रही थी। मैंने आवाज दी तो बोली, तुम सामान लाओगे, तब तक मैं आती हूँ। उन्होंने मुझको गिलास पानी की बोतल बताई और प्लेट वगैरह के बारे में बताया कि किचन में सब रख दिया है। मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, ड्राई फ्रूट काट दिए और ड्राई फ्रूट प्लेट में सजा दिए, दोनों गिलासों में पैक बनाकर रख दिया। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था और टेबल पर सब सामान तैयार था। जैसे ही भाभी अंदर कमरे में आई, मैं उनको देखता ही रह गया। भाभी ने एक छोटा सा निक्कर पहना हुआ था। भाभी ने और एक छोटी सी बनियान पहनी हुई थी, जिसमें से भाभी का सिर्फ नीचे का सामान और वो दोनों छिप रहे थे, बाकी सब कुछ साफ दिख रहा था। मैं भाभी के दोनों गोलगप्पे को ही देखे जा रहा था और यह बात भाभी ने भली भांति समझ ली थी। उन्होंने तोतलाकर पूछा, क्या देख रहे हो? मैं उनके गोलगप्पे से नजर हटाते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आपकी खूबसूरती देख रहा था। वह हंसने लगी और मैं पानी की बोतल उठाकर गिलास में पानी डालने लगा। भाभी मेरे पास ही मेरे बगल में बैठ गई। उनके बदन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके परफ्यूम की महक मदहोश कर देने वाली थी। फिर हम दोनों ने एक पैक लिया और चेज बोलकर लेने लगे। तभी भाभी बोली, मैं तुम्हें कैसी लग रही हूं? मैंने कहा, सच में भाभी, आप बहुत अच्छी लग रही हो। भाभी बोली, बहुत अच्छी लग रही हूं या कुछ और भी लग रही हूं? इसमें कुछ नहीं बोला और पैक को एक झटके में खाली कर दिया। अब दूसरा पैक बनाने के लिए मैंने बोतल उठा ली। भाभी ने कहा, अरे इतनी जल्दी क्या है, रुको भी, इस बार पैक मैं बनाती हूँ। ये कहकर भाभी ने अपना पैक नीचे रखा और हाथ से बोतल लेकर दूसरा पैक बना दिया। फिर पैक खत्म करके भाभी ने सिगरेट की डिब्बी उठाई और एक सिगरेट निकाली और लगा ली। भाभी टांग खींचते हुए बोली, जानू एक बात पूछूं? मैंने कहा, भाभी पूछो ना। भाभी ने कहा, सच बताओगे या झूठ? मैंने कहा, सच बताऊंगा। भाभी ने कहा, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? ये सुनकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी ने मेरी तरफ आंख दबाते हुए कहा, बताओ ना। मैंने कहा, भाभी बस एक ही है। भाभी ने कहा, तुमने उसके साथ कभी संबंध बनाए हैं या नहीं? मैंने कहा, हाँ। भाभी ने कहा, कितनी बार? मैंने कहा, बस 2 बार। ये कहते हुए उन्होंने सिगरेट को मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने सिगरेट ली और भाभी की तरफ देखने लगा। अब भाभी मुझको बहुत ज्यादा जोश में लग रही थी। बस मन कर रहा था कि इस हॉट इंडियन भाभी को यहीं पर पटक कर बस इसके साथ अभी वो सब कुछ करूं। भाभी ने झुककर अपने गोलगप्पे दिखाए और पूछा कि क्या देख रहे हो, कुछ सोच रहे हो? मैं चुप रहा। भाभी ने कहा, बताओ ना जानू, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी ने कहा, बताओ ना प्लीज, तुमको मेरी कसम क्या सोच रहे हो, बताओ। मैंने कहा, भाभी आप ना बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी हंसती हुए बोली, हाँ वो तो मुझको पता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत हूं, तुम्हारे भैया भी यही बोलते हैं। वह अंगड़ाई लेकर हंसने लगी। मैंने कहा, भाभी भैया यहां पर क्यों नहीं रहते? वो बोली, तुम्हारे भैया मुंबई में जॉब करते हैं और मेरी जॉब यहीं पर है, इसलिए हम दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन जब मन करता है तो मिल लेते हैं। अभी मैं उनसे मिलने ही गई थी, कभी वो भी मिलने आ जाते हैं। मैं कुछ नहीं बोला। भाभी ने कहा, तुम बताओ, तुम कैसे मिलते हो अपनी गर्लफ्रेंड से? मैंने कहा, जब भी मौका मिलता है तब मिल लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इन बातों के बीच हमारे गिलास खाली हो गए थे। भाभी ने बोतल उठाई और पैक बनाने लगी। हम दोनों ने पैक खत्म किया और मैंने सिगरेट सुलगा ली। तब मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ मेरी जांघ पर घूम रहा था। मैंने भाभी की तरफ देखा तो भाभी मुस्कुरा रही थी। फिर भाभी ने मेरे हाथ की सिगरेट ले ली और टच मारकर मेरे मुंह पर मारती हुई बोली, मुझको तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। मैंने कहा, भाभी अब तो आप भी मुझको बहुत अच्छी लगने लगी हो, पर क्या करूं, आपकी शादी हो गई है, नहीं तो मैं अभी के अभी आपसे शादी कर लेता। यह कहकर मैं हंसने लगा। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं देवर जी, मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती, पर तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इस पर मैं सोचने लगा और बोला, कुछ भी? भाभी बोली, हाँ कुछ भी, जो तुम्हारा मन करे। मैंने फिर से कहा, देख लेना, मैं कुछ भी कर सकता हूं।
भाभी बोली। करके दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्या कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी में मजा आ रहा होगा। फिर हॉट इंडियन भाभी की रात भर का गेम खिलाया। फिर भाभी ने बोला, बहुत मजा आया, मॉर्निंग में मेरी ट्रेन थी। तो फिर भाभी ने बोला, चलो अब जाओ और जल्दी से वापस आकर मेरी बची हुई आग को बुझा देना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कहानी में एक ऐसा प्रसंग है जहां एक महिला के प्रति रवैया अत्यंत वेदनशील और मर्यादा से परे होता है। इस तरह की स्थितियों से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वह पारिवारिक हो या दोस्ताना, मानवीय गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक सच्चा संबंध तभी फलता फूलता है जब उसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के आत्मसम्मान का आदर करते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की निजी सीमाओं का सम्मान करना और उन्हें कभी असहज महसूस नहीं कराना चाहिए। कहानी का एक प्रमुख हिस्सा यह दिखाता है कि कैसे नैतिकता और आत्मसंयम की कमी एक व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जा सकती है। दीपक का अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न कर पाना यह दर्शाता है कि किसी के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, लेकिन आत्मसंयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। हर परिस्थिति में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कार्य न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण पाना, संयम बनाए रखना और नैतिकता की दिव्या का पालन करना चाहिए। कहानी से यह भी सीखने को मिलता है कि रिश्तों में भरोसा और सम्मान का महत्व क्या होता है। कहानी के पात्रों के बीच आपसी व्यवहार से यह साफ है कि यदि रिश्तों में विश्वास और सम्मान ना हो तो वे संबंध लंबे समय तक टिक नहीं सकते। विशेषकर पुरुष महिला संबंधों में सम्मान और गरिमा का विशेष स्थान होता है। ये संबंध चाहे भाई बहन, दोस्त या सहयोगी का हो, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और सम्मान सर्वोपरि है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रात का सन्नाटा धीरे धीरे कमरे में फैल चुका था। घर के आंगन में एक पुराना चूल्हा रखा था जो अब अपनी उम्र के कारण ठीक से जल नहीं पा रहा था। रश्मि, 24 साल की एक विधवा महिला, दिन भर की थकान के बाद चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों में थोड़ा सा निराशा और एक उम्मीद थी। वह जानती थी कि आज भी उसे कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद से चूल्हे को देख रही थी, जैसे उसकी आंच फिर से जलेगी और उसका दिन कुछ बेहतर होगा। तभी उस छोटे से गांव में हवा का झोंका आया और साथ में लाया एक आवाज, दीदी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रश्मि ने चौंक कर सिर उठाया। सामने खड़ा था करण जोशी, 22 साल का लड़का जो कभी कभी घर के आसपास देखा जाता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे अलग करती थी। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी, जैसे दुनिया को न जाने क्या देख रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है आपका चूल्हा ठीक से जल नहीं पा रहा है, क्या मैं मदद कर सकता हूँ? रश्मि ने उसकी तरफ देखा। उसकी मदद के प्रस्ताव को लेकर वह थोड़ी झिझक रही थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर आप मदद कर सकते हो तो। करण ने बिना और कुछ कहे चूल्हे के पास जाकर उसे ठीक करना शुरू कर दिया। उसके हाथों में कुछ ऐसा था जो चूल्हे के बुझते हुए अंगारों में फिर से जान डाल रहा था। रश्मि को जैसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसके दिल में कहीं हलचल सी होने लगी। वह देख रही थी कि कैसे करण बड़े सलीके से चूल्हे को दुरुस्त कर रहा था और उसकी आंखों में कहीं एक गर्माहट थी जो रश्मि के दिल को छू रही थी। आपका नाम क्या है? रश्मि ने धीमे से पूछा, जैसे उसने पूछने का कोई कारण नहीं रखा हो। करण, करण जोशी, उसने बिना झिझके जवाब दिया। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो रश्मि को और भी अजीब सा महसूस करा रहा था। आपका नाम? रश्मि, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक दुख की छाया थी जिसे करण ने महसूस किया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। चूल्हा अब धीरे धीरे जलने लगा था और आंगन में हल्की सी गर्मी फैलने लगी। रश्मि ने देखा कि करण अभी भी चूल्हे के पास खड़ा था और अब वह उसकी तरफ देख रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। रश्मि की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे नहीं पता था कि ये क्या था, एक अजनबी का मदद करना या फिर उसकी आंखों में वह कुछ था जो रश्मि के दिल की गहराई को छू गया था। आप ठीक हैं? करण ने धीरे से पूछा।
जैसे रश्मि की उदासी का राज वह जानने के लिए बेताब हो। उसकी आंखों में एक सौम्यता और समझ थी जो रश्मि को असहज कर रही थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, उसकी मासूमियत और गहरी नजरों में कुछ था जो उसे खींच रहा था। रश्मि ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद करण, बहुत अच्छा किया तुमने। करण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैली, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो रश्मि के दिल को धड़कने पर मजबूर कर रहा था। वह बिना कुछ कहे धीरे से चूल्हे के पास से हटने लगा, लेकिन अचानक रुककर उसने कहा, आपको इस चूल्हे की चिंता नहीं करनी चाहिए रश्मि दीदी, मैं यहां हूं। अगर कभी और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। रश्मि की आंखों में एक नया सा कंफ्यूजन था। वह महसूस कर रही थी कि यह लड़का एक अजनबी होते हुए भी उसे कुछ खास समझता है, कुछ ऐसा जो उसे किसी ने पहले कभी नहीं समझा था। उसकी आंखें करण से मिलीं और एक पल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में गुम हो गईं। उस क्षण में जैसे समय थम गया हो। रश्मि को यह समझ में नहीं आया कि वह क्या महसूस कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी। क्या यह वह एहसास था जो उसने कभी खो दिया था? मैं जा रहा हूं, करण ने फिर से कहा, लेकिन हमेशा यहां हूं। उसकी आवाज में एक दिलचस्प अजनबियत थी जो रश्मि के भीतर कुछ और महसूस करा रही थी। वह बस उसे देखती रही जब तक वह अंधेरे में खो न गया। उस रात चूल्हे की आंच से ज्यादा रश्मि के दिल में कुछ और जलने लगा था। क्या यह वही प्यार था जो उसने कभी खो दिया था, या फिर यह एक नई शुरुआत थी? रश्मि ने आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। वह जानती थी कि करण के साथ कुछ था जो उसे समझने में वक्त लगेगा, लेकिन वह चाहती थी कि वह वक्त जल्दी आए। रश्मि उस रात सो नहीं पाई। चूल्हे की हल्की सी आंच करण की यादों की तरह दिल के भीतर फैल गई थी। वह सोच रही थी, क्या वह सही था जो उसने बिना सोचे समझे एक अजनबी की मदद ली थी? लेकिन फिर उसी पल उसे याद आया कि जब करण ने उसकी आंखों में देखा था तो वह महसूस कर रही थी जैसे किसी ने उसके दिल को पहचाना हो, कुछ ऐसा जो वह खुद भी शायद भूल चुकी थी। उसकी मासूमियत और आत्मीयता ने उसे गहरे तक छुआ था और आज वह हर पल बस उसे ही सोच रही थी। अगले दिन जब सूरज की किरणें दरवाजे से आंगन में आ रही थीं, रश्मि ने बाहर झांका और फिर उसकी नजरें वहीं रुकीं जहां उसने रात को करण को जाते देखा था। वह उसी रास्ते से वापस आ रहा था, हाथ में कुछ सामान लिए। रश्मि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। उसके कदम जैसे बिना किसी इरादे के करण की ओर बढ़ गए। तुम फिर से? रश्मि ने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था जो वह चाहकर भी छुपा नहीं सकी। हाँ रश्मि दीदी, करण ने धीरे से कहा, मैंने सोचा तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आज मैं सब्जियां लाया हूं, कुछ ताजा खाना पकाना चाहिए। रश्मि की आंखों में एक सुकून की लहर दौड़ी। उसका दिल उस युवक की मासूमियत, उसकी सच्चाई और उसकी निस्वार्थ मदद के लिए धड़क रहा था। तुम क्या हमेशा ऐसे ही मदद करते हो? रश्मि ने अनजाने में पूछ लिया। करण एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे उसने कोई गहरा सवाल सुना हो। फिर उसने सीधे रश्मि की आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम नहीं जानती रश्मि दीदी, कभी कभी कुछ लोगों से मिलकर ऐसा लगता है जैसे जीवन का सच्चा मतलब मिल गया हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे कुछ चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना अच्छा लगता है। तुम जैसी दिल से मजबूत महिला को देखना, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना, ये मुझे कुछ खास लगता है। रश्मि का दिल इस शब्दों से जैसे हिल गया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें रोका। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे इस तरह महसूस कराएगा। वह अब समझ रही थी कि करण का दिल कितना अच्छा है, और शायद वह खुद भी उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन डर उसे हर पल पीछे खींचता था। करण, रश्मि ने धीमे से कहा, क्या तुम कभी यह सोचते हो कि क्या हमारा एक साथ जीने का कोई रास्ता हो सकता है? उसकी आवाज में एक अनकहा डर था, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी। यह उम्मीद कि शायद इस अजनबी से कुछ ऐसा जुड़ाव हो जो उसके अंदर सालों से दबी हुई थी। करण उसकी तरफ एक कदम और बढ़ा। उसकी आंखों में गहरी संवेदना और प्रेम की लहर थी। रश्मि दीदी, उसने कहा, मैं कभी नहीं कह सकता कि जीवन में सब कुछ सही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा।
अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ जी सकते हैं, एक दूसरे के लिए। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन जीने का सपना देख सकती हो? उसके शब्द रश्मि के दिल में एक हलचल पैदा कर गए थे। वह सोचने लगी थी कि क्या उसे इस मौके को खोने देना चाहिए या फिर इस नए रिश्ते को अपनाना चाहिए जो उसे एक बार फिर से जीने की उम्मीद दे रहा था। रश्मि ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी के साथ जी सकती हूँ, लेकिन तुम शायद वह हो जिसके साथ मैं अपना भविष्य देख सकती हूँ। करण, तुम्हारे बिना तो लगता है जैसे कोई राह नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है जैसे सब रास्ते सही हैं। करण की आंखों में खुशी की झलक थी और उसने बिना एक शब्द कहे रश्मि का हाथ अपने हाथ में लिया। उसका हाथ इतना गर्म था जैसे उसमें किसी पुराने रिश्ते का एहसास छुपा हो, जैसे समय की धारा में खोकर वह दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। मैं तुमसे वादा करता हूं रश्मि, करण ने कहा, हम दोनों एक साथ सब कुछ सह सकते हैं, चाहे कैसी भी मुश्किल हो, क्योंकि अब हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं हैं। वह दोनों वहीं आंगन में खड़े थे और जैसे समय ने उन्हें वहीं रोक लिया था, इस पल में सब कुछ स्थिर था। चूल्हे की आंच अब कुछ खास नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके दिलों की गर्मी अब सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी। और तभी रश्मि ने यह तय किया, वह अब अकेली नहीं है, वह किसी के साथ अपना जीवन बिताने जा रही है जो उसे सचमुच समझता है। करण का हाथ थामे रश्मि ने महसूस किया कि उसने सच में अपने जीवन का सबसे अहम फैसला ले लिया था। अब वह जानती थी कि दोनों के बीच जो रिश्ता बन रहा था वह सिर्फ एक प्यार भरा दिल नहीं, बल्कि एक अडिग साझेदारी थी, साथ जीने और मरने का एक वादा, एक प्यार जो किसी भी दुख दर्द को पार कर सकता था। करण और रश्मि के बीच कुछ था जो शब्दों से परे था। दोनों के दिलों के बीच एक अदृश्य राग बजा था, एक ऐसा राग जो न तो बयां किया जा सकता था, न ही समझा जा सकता था, बस महसूस किया जा सकता था। वह कुछ था जो धीरे धीरे उनके आत्मा को जोड़ रहा था, जैसे कोई पुरानी यादें जो सागर की गहराई में कहीं दबी हों और अचानक एक हलचल के साथ ऊपर आ जाएं। रश्मि के दिल में डर था, लेकिन अब वह डर उसे काटने की बजाय उसे और करीब लाता था। वह जानती थी कि कभी किसी ने उसे इतना समझा नहीं था, लेकिन अब करण उसकी आंखों में देखता था और उसे लगता था कि वह उसे हर एक पल के भीतर जानता है। उसकी नजरें, उसकी मुस्कान, उसका हर एक शब्द, वह सब कुछ बहुत ज्यादा खास था। और इस खासियत ने रश्मि को उस अजनबी के करीब खींच लिया था जिसे वह खुद से इतना दूर समझती थी। एक शाम जब सूर्यास्त के समय दोनों चूल्हे के पास बैठकर भोजन बना रहे थे, रश्मि की आंखें उसकी ओर उठीं। वह चुपचाप किसी परिस्थिति को महसूस कर रही थी, कुछ ऐसा जो वह बहुत समय से भूल चुकी थी। करण, वह धीरे से बोली, उसकी आवाज में हल्की सी कांप थी। क्या तुम भी कभी डरते हो? करण ने किचन से पत्तियां काटते हुए सिर उठाया और उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो रश्मि को अचानक ही जज्बातों से भरा महसूस करवा गया। उसने धीमे से कहा, डरते हो? वह चुप हो गया और फिर धीरे से अपनी जगह से उठा। उसके कदम रश्मि के पास आए और वह खड़ा हो गया। क्या तुम जानती हो रश्मि, जब से मैंने तुम्हें जाना है मुझे डरना छोड़ दिया है। मैं अब नहीं डरता, अब डर की कोई जगह नहीं है। रश्मि ने उसकी बातों को सुना और जैसे उसके दिल में बर्फ की चादर धीरे धीरे पिघलने लगी। करण की आंखों में वह सच्चाई थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी, एक ऐसी सच्चाई जो उसके भीतर घुले हुए दर्द और अकेलेपन को एक हल्की सी राहत दे रही थी। लेकिन क्या तुम जानते हो करण, रश्मि ने अपनी आंखें भरते हुए कहा, मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं फिर से किसी के साथ जी सकती हूँ। करण उसकी आंखों में गहरे तक देख रहा था और जैसे वह उसकी चुप्पी में समा गया हो। वह बिल्कुल पास था और फिर हल्के से कहा, रश्मि, मैं तुमसे एक वादा करता हूं, अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस डर और अकेलेपन को तोड़ सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए जी सकते हैं। हम दोनों का प्यार एक ऐसा सूरज बन सकता है जो इस दुनिया के अंधेरे को दूर कर दे। रश्मि की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह कितनी बार इस प्यार को नकार चुकी थी, कितनी बार अपने दिल को बंद कर दिया था, और आज जब करण ने उसे अपना हिस्सा बनाने का वादा किया तो वह जैसे उसी कड़ी को पूरा कर रही थी जो वह हमेशा से चाहती थी। एक प्यार, एक वादा जो कभी टूटने न पाए। तुमसे प्यार करने की क्या वजह है? रश्मि ने धीरे से पूछा
उसकी आवाज में किसी ख्वाब की तरह नमी थी। क्या तुम जानते हो कि एक वक्त था जब मैंने सोचा था कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, कि मैं कभी खुश नहीं हो सकती? मैं जानता हूं रश्मि, करण ने धीरे से कहा। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी वही महसूस करता था। लेकिन तुमसे मिलकर, तुम्हारे साथ हर पल बिताकर, मुझे यह एहसास हुआ कि प्यार कभी देर से नहीं आता, बस सच्चे दिल की तलाश होती है। और मुझे लगता है कि वह दिल मैंने तुम्हारे रूप में पाया है। रश्मि ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। करण ने भी बिना कहे उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस पल में दोनों के दिलों के बीच किसी अनकहे वादे का संचार हुआ। अब वे जानते थे कि यह एक शुरुआत थी, एक यात्रा थी जिसमें उन्हें साथ चलना था। दोनों के दिलों में एक ही ख्वाब था, साथ जीने का ख्वाब, साथ मरने का ख्वाब। क्या तुम कभी मेरे साथ अपना भविष्य देख पाओगी? करण ने रश्मि से पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी असमंजस थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चाहत थी। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं? रश्मि ने अपनी आंखें बंद की और फिर धीरे से बोला। तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मुझे डराता है करण। तुम्हारी आंखों में जो प्यार है वह मुझे जीने का हौसला देता है। तुम्हारे बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर वह दोनों एक दूसरे के पास और पास आ गए। करण ने रश्मि के चेहरे पर हल्के से अपना हाथ रखा और उसकी आंखों में देखता हुआ कहा, हम दोनों अब एक हैं रश्मि। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों के दिल अब एक ही धड़कन में धड़कते हैं और हमारा प्यार इस जीवन से कहीं गहरा है। रश्मि ने अपनी आंखें खोलीं और बिना एक शब्द कहे उसने करण को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। यह पल, यह वादा, यह मिलन, सब कुछ एक ऐसा एहसास था जैसे समय और स्पेस दोनों रुक गए हों। उनके बीच कुछ था जिसे वह दोनों जानने लगे थे। यह कोई साधारण प्यार नहीं था, यह एक ऐसी आत्मीयता थी जो समय की कसौटी पर खरी उतरी थी। और तब, जैसे चूल्हे की आंच ने फिर से गर्मी दी थी, वैसे ही दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नई उम्मीद और प्यार का आग जल गया था। यह आग हमेशा जलती रहेगी, कभी बुझने नहीं पाएगी। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए।